थे पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम बाल विकास के 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है स्थूल क्रियात्मक कौशल कौन सा है। ग्रॉस मोटर स्किल बताइए कौन सा है। तो देखिए ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, जिसमें हाथ पैर और धड़ की बड़ी मांसपेशियां शामिल होती हैं, जैसे चलना, दौड़ना, फेंकना, लात मारना। ये क्या होता है, हमारा ग्रॉस मोटर स्किल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प सी में कहा गया है चलना, तो ये क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल होगा। क्लियर। इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमें मालूम है विकास सिर से पांव की ओर होता है ना, हेड टू लेग्स। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया आपको, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। विकास के निर्धारक तत्व कौन से हैं, बताइए आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो माता पिता का स्वास्थ्य नहीं, माता पिता का शैक्षणिक स्तर, परिवार का सामाजिक संबंध है, और विकल्प डी में है मैच्योरिटी एंड लर्निंग। बिल्कुल ये सही आंसर होगा, ये विकास के निर्धारक तत्व होंगे। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित से संबंधित है। अब देखिए दौड़ना और चढ़ना, तो ये हम दौड़ेंगे कैसे, पाँव से। चढ़ेंगे तो भी किससे चढ़ेंगे, पाँव से। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या है, पाँव का क्रियात्मक कौशल है, या हम बोल सकते हैं मोटर डेवलपमेंट ऑफ लेग्स। जो विकल्प ए में दिया है ना, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से कैसे हैं। भैया वृद्धि और विकास कैसे एक दूसरे से, इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट हैं। विकल्प ए में कहा गया है अंतः संबंधित और अंतः निर्भर। तो ए यहाँ पर विकल्प ए राइट आंसर अपना हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, और आप लोग कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा रहता है, बताइए आप लोग क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो जो भ्रूण होता है यह प्लेसेंटा के द्वारा मां के शरीर से जुड़ा होता है। जो विकल्प बी में दिया हुआ है, ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मस्तिष्क का 75% विकास किस आयु में होता है। तो हमारे मस्तिष्क का 75% विकास है, यह 5 वर्ष की आयु में हो जाता है। विकल्प बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक कैसे सीखता है। तो देखिए चम्मच बालक कैसे पकड़ेगा, हाथ से पकड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ वो क्या आंख से देखेगा भी। तो हम कह सकते हैं कि चम्मच पकड़ने की जो प्रक्रिया है यह बालक हाथ और आंख के समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन से सीखेगा, है ना। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, परंतु प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं। तो देखिए जो विकास होता है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भले ही भिन्न हो, लेकिन जो विकास होता है वह एक निश्चित क्रम में होता है। तो हम कह सकते हैं कैसे होता है, सिक्वेंशियल, है ना, सिक्वेंस में होगा और व्यवस्थित रूप में होगा। विकल्प जो बी में यहाँ पर दिया है, सॉरी विकल्प सी है, ये अपना ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना, अनुक्रमिक एवं व्यवस्थित। अगला देखिए, सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक माना है। तो हमारे जो फ्रोबेल महोदय हैं
इन्होंने क्या है, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक माना हुआ है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? तो भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था हमारे चामस्की महोदय ने, और इन्होंने बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये भी कहा हुआ था, है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बबलाना किस आयु में प्रारंभ होता है? देखिए ये कहा गया है कि जो बबलाना होता है, बच्चा स्टार्टिंग में क्या बोलता है, जैसे सा बोलेगा, का बोलेगा, माँ, दा, तो ये शुरुआत 2 महीने में हो जाती है और लगभग 13 महीने तक चलता है बबलाना की प्रक्रिया। तो हम कह सकते हैं जो बबलाना है यह 2 महीने में प्रारंभ हो जाता है, और सबसे पहले इसमें बच्चा स्वरों का उच्चारण शुरू करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बबलाना की क्रिया में प्रथम होता है। मैं बता चुका हूं जो बबलाना की क्रिया होती है इसमें सबसे पहले क्या है, स्वरों की बात होती है ना। विकल्प ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? विकल्प ए में कहा गया है अमीर विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है। भैया ऐसा तो कुछ नहीं है कि अमीर व्यक्ति अधिक अधिगम करेगा, नहीं। गरीब कम करेगा, नहीं। गरीब विद्यार्थी अधिक अधिगम करेगा, नहीं। तो विकल्प सी ही बचा हुआ है यहाँ पर, ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? तो देखिए उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है ना, अलग अलग हो सकती है, किसी में कुछ हो, किसी में कुछ हो। तो ये पूर्व अनुभवों में विभिन्नता की वजह से हो सकती है, सही है। और रुचियों में भिन्नता ये भी हो सकता है, और पूर्व निर्देशन में भिन्नता भी हो तो भी ये हो सकता है। लेकिन लिंग में विभिन्नता तो ये नहीं है, क्योंकि ये तो लैंगिक पक्षपात की बात हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है कि लड़के जल्दी सीखेंगे, लड़कियां धीरे सीखती हैं। ये लैंगिक पक्षपात वाली बात होती है, ये नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि भैया जो त्रुटियां होती हैं अधिगम के समय, वह क्या होता है, एक उसी का ही भाग होता है, क्योंकि बच्चे गलतियों के द्वारा ही सीखते हैं, है ना। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। अगला देखिए क्या है। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि कौन सी है? बताइए आप लोग। तो बालक के व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि है यहां पर होगी प्रश्नावली विधि। कौन सी होगी? प्रश्नावली विधि होगी, जो विकल्प सी में दिया है ना, ये अपना राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी है? बताइए इन 4 में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो यहां पर आप देख सकते हैं जो टीएटी टेस्ट होता है, टीएटी है ना, टीएटी होता है या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है, यह एक व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहां पर हम देखें, साथियों का समूह ये तो संबंधित होगा, है ना, परिवेश से और पर्यावरण से। समुदाय भी होगा, परिवार भी होगा, लेकिन जो भावना है ये नहीं होगा। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा, इमोशंस या भावनाएं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है, जिससे कि देखिए बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना इसलिए महत्वपूर्ण होता है जिससे आप उन्हें नई संकल्पना कैसे सिखाएं ये आपको पता चल जाता है। अर्थात विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। यह खाली स्थान के माध्यम से है कि मनुष्य की क्षमता और उसके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य की क्षमता और उनके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब यहाँ पर क्या है, लर्निंग की बात हो रही है मेरे भाई, है ना। किसकी बात हो रही है, लर्निंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षकों को यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं। तो देखिए शिक्षकों को दोनों चीजें जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विकल्प सी में कहा गया है 1 और 2 दोनों, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अगला देखिए क्या है। अधिगम को आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से एक कैसी प्रक्रिया माना गया है। तो देखिए आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया माना गया है। इसके साथ साथ अधिगम को आंशिक रूप से एक सामाजिक और भावात्मक प्रक्रिया भी माना गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प ए में ही यहाँ पर राइट आंसर हमें मिल जाएगा, है ना। सामाजिक और भावात्मक बोल सकते हैं या फिर इसने ही बोल सकते हैं, है ना। ये अपने यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो सीखने में क्या है, रीजनिंग शामिल होता है, परसेप्शन शामिल होता है, एनालिसिस शामिल होता है। हाँ बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं विचार, धारणा और विश्लेषण अर्थात ये तीनों ही शामिल होते हैं। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो अध्यापन और अधिगम के अलग अलग अर्थ होते हैं। बिल्कुल भाई मेरे, अध्यापन और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं, सही है। अध्यापन अधिगम का कोई अलग अर्थ नहीं है, तो ये गलत बात है क्योंकि इनमें क्या है, डिफरेंस होता है ना। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है अगले क्वेश्चन में, अध्यापन या टीचिंग का संबंध किससे नहीं है। तो देखिए पढ़ने से तो है ना, लिखने से भी है और अंकगणित से भी है, लेकिन जिम्मेदारियों से टीचिंग का संबंध नहीं है ना। ओके, विकल्प डी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चारों विकल्प को पढ़िए आप, फिर इसके बाद आपको आंसर देना है। ऐसा मत करना कि फर्स्ट विकल्प देखा और आंसर कर दिया, एक नहीं करना। अधिकार और दायित्व इसमें शामिल होते हैं, तो शिक्षा में होते हैं या फिर अध्यापन में। तो देखिए मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षा के साथ ही जाएंगे हम। अधिकार और दायित्व शिक्षा में शामिल होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जो विकल्प ए है यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम और सोचना बताइए आप लोग। लर्निंग एंड थिंकिंग ये कैसी प्रक्रिया है। रिलेटिव हैं, बिल्कुल भाई, और कॉन्टेक्सचुअल हैं, बिल्कुल, आपेक्षिक और प्रासंगिक दोनों हैं ये। तो हम कह सकते हैं 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर देखिए विकल्प सी में कहा गया है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये अपने यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार है। तो सीखने की प्रक्रिया में चाहे हम बात करें शिक्षक की, चाहे बात करें शिक्षार्थी अर्थात बालक की, दोनों ही सक्रिय भागीदार होते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी में कहा गया है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, है ना, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला देखिए, प्रभावी शिक्षण है। देखिए आप इंग्लिश को यूज जरूर करिएगा एग्जाम में। इंग्लिश में देखना क्या लिखा है, वहां से क्या आपको समझने में आसानी होती है। तो कोऑपरेटिव और सजेस्टिव, तो इफेक्टिव टीचिंग क्या है, कोऑपरेटिव भी है और सजेस्टिव भी होती है। तो यहाँ पर विकल्प सी में देखिए क्या कहा गया है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन CDP अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पढ़ लिए हैं। आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।